इंपॉर्टेंट चैप्टर है गए अपने, कौन सा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो इनडायरेक्टली इसलिए मैं अभी बोर्ड का पेपर का जो पेपर पैटर्न है उस हिसाब से क्वेश्चन पेपर ही भेजूंगी, तो आप पढ़ते रहेंगे तो आपको डर नहीं लगता रहेगा। देखो बायो ना ना बोलते बोलते सब कुछ हो गया पढ़ा के, ये तो बहुत फास्टली ले लेंगे हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। तो ऐसा मुझे तो अभी ऐसा लग रहा है कि ये 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 7 या 8 ऑनलाइन लेक्चर लेके ये पहले कंप्लीट कर देती हूँ। तो जितनी जल्दी ये कंप्लीट हो जाएगा फिर 2 ही चैप्टर हमारे रह जाएंगे, है कि नहीं? हाँ चलो ठीक है। और जो सब स्टूडेंट्स को बोलने की कोशिश करो कि बायो का सिलेबस कंप्लीट होने आया है तो मैडम क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करने वाली है। तो सब लोग जितना ज्वाइन होंगे, क्वेश्चन आंसर सेशन में क्या होता है, इंटरैक्शन होता है और किस तरह के बोर्ड के क्वेश्चन पेपर रहेंगे वो सब हम सॉल्व करके लेंगे। ओके, तो चलो अभी आते हैं यहाँ पे, कहीं कुछ डाउट आया, कुछ आवाज बंद हुआ कुछ, तो मुझे जल्दी जल्दी रिप्लाई देना। तो सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ेंगे, ये 4 मार्क का क्वेश्चन आ ही सकता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम कौन कौन से कंपोनेंट से बने हैं, जैसे कोई घर बना है, हम घर के बारे में बात करेंगे, तो घर बनाने के लिए पहले सीमेंट चाहिए, फिर उसके बाद ब्रिक्स चाहिए, फिर उसको कोई कर चाहिए ना, मजदूर चाहिए, सीमेंट माल सब कुछ है, लेकिन बांधने का कैसे बांधने वो मालूम ही नहीं है। तो वैसे सर्कुलेटरी सिस्टम माने एक घर है, लेकिन उस घर को चलाने वाला जो मेन कंपोनेंट है वो है ब्लड। तो सर्कुलेटरी सिस्टम घर किसका बनी हुई है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम घर बनी हुई है हार्ट का, और इस हार्ट से आना जाना चालू रहता है। तो आना और जाना जो करता है आगे वाला दरवाजा और पीछे वाला दरवाजा, मतलब आर्टरी और वेन कहेंगे, तो उसको कहेंगे ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड को घुमाने वाली, ब्लड को रोटेट करने वाली जो सिस्टम है उसे कहेंगे ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। और वो ब्लड कैसे जाएगा, जैसे एरोप्लेन है तो एरोप्लेन यहाँ से सपोज मुंबई सांता क्रूज एयरपोर्ट से गया और उसको अमेरिका में जाना है, यूएसए में जाना है, तो वो यूएसए का रूट उस कैप्टन को मालूम होता है जो एरोप्लेन चलाएगा, बराबर है ना। तो वो बराबर लेके जाएगा वहां पे, वो कहीं साउथ अफ्रीका में लेके नहीं जाएगा। इज इट राइट? तो वैसे ही यहाँ पे ब्लड को कैसे जाना है, ब्लड का कौन सा रास्ता है, अभी देखो ऊपर एयर में तो कहीं रास्ता नहीं दिखता ना, कहाँ पे पाथ बना है क्या, रेलवे ट्रैक में सपोज हम बोईसर से बैठे चर्चगेट में जा रहे हैं, तो हम डहानू की तरफ वाली ट्रेन में नहीं जाएंगे, पीछे की ट्रेन में कभी भी नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि ये चर्चगेट की तरफ जाने वाली ट्रेन यहाँ से यहाँ जाती है। तो वैसे ही उस ब्लड को कैसे मालूम पड़ता है कि ये मुझे आर्टरी से यहाँ जाना है, उसका रास्ता कौन दिखाता है, तो उसका रास्ता दिखाने वाली जो सिस्टम आती है उसे कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। तो सर्कुलेशन करवाने के लिए 2 मेन सिस्टम जरूरी है, एक है ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, ब्लड को कैरी करने वाली, और दूसरी है लिम्फेटिक सिस्टम। थोड़ा नोट्स वाइज फास्ट पढ़ाती हूँ, और अगर नहीं समझ में आया अगर टॉपिक, तो प्लीज आप लोग सब लोग अभी ये क्या बोलते हैं यूट्यूब पे डाउनलोड करेगा, तो फिर बाद में भी आप लोग सब लोग देखो। तो यहाँ पे डबल सर्कुलेशन हुआ, डबल सर्कुलेशन मींस पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। देखो एक सिंगल लाइन है, लेकिन उस दिन मुझे पढ़ाने के लिए 15-20 मिनट गए थे। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन मींस मूवमेंट ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट टू कहाँ पे जाएगा, लंग्स, एंड लंग्स टू कहाँ जाएगा, हार्ट, दैट इज कॉल्ड एज ए पल्मोनरी। सबको समझ में आ रहा है ना, जरा प्लीज रिप्लाई दे दो। सिस्टेमिक सर्कुलेशन, द मूवमेंट ऑफ ब्लड फ्रॉम कहाँ से, हार्ट टू बॉडी एंड बॉडी टू हार्ट, दैट इज कॉल्ड एज ए सिस्टेमिक। तो ये दोनों को मिलके, हाँ ओके ईश्वरी, ये दोनों को मिलके जो सिस्टम होती है उस सिस्टम को हमने कहा है डबल सर्कुलेशन। तो सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग कैसे किससे कंपोज है, तो किससे कंपोज है, ब्लड वैस्कुलर एंड लिम्फेटिक सिस्टम। तो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ क्या कंपोनेंट है उसके अंदर, ब्लड, विजुलाइज हो रहा है, ब्लड मतलब वो जो फ्लूइड है रेड कलर का फ्लूइड वो, और वो किससे जाता है, हार्ट से। तो अभी आपको हार्ट का डायग्राम भी मैंने उस दिन ऐसे इन रफ शॉर्ट ड्रॉ करके दिखाया था कि 4 चेम्बर का है। तो ये हार्ट, और इस हार्ट से जो ब्लड बाहर कैरी होगा, जिससे भी कैरी होगा ऑरिकल से, दोनों भी राइट और लेफ्ट ऑरिकल से, तो कैरी करने वाली जो पाइपलाइन है उस पाइपलाइन को कहेंगे ब्लड वेसल। तो व्हाट आर द कंपोजिशंस ऑफ ब्लड, ब्लड में क्या है, अभी मुझे ये तीनों कंपोनेंट को पढ़ना पड़ेगा तब मुझे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम समझ में आएगी। कौन से तीनों कंपोनेंट को, ब्लड को, हार्ट को एंड ब्लड वेसल्स को। तो ब्लड जो है दैट इज द कंपोजिशन ऑफ ब्लड, स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एज ए हेमेटोलॉजी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद स्टडी ऑफ ब्लड उसे कहते हैं हेमेटोलॉजी।
तो जैसे नेफ्रोलॉजी, स्टडी ऑफ नेफ्रॉन इज कॉल्ड एज ए नेफ्रोलॉजी। फिर उसके बाद और क्या कह सकते हैं, बायोलॉजी, स्टडी ऑफ बायो, लिविंग लाइफ, दैट इज कॉल्ड एज ए बायोलॉजी। जूलॉजी, स्टडी ऑफ एनिमल इज कॉल्ड एज ए जूलॉजी। तो लॉजी मीन्स स्टडी एंड हिमेटो मीन्स हिमेटा एक्चुअली, दैट इज कॉल्ड एज ए ब्लड। तो स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एज ए हिमेटोलॉजी। ऑन एन एवरेज कितना ब्लड रहता है हमारे बॉडी में? अप्रोक्सीमेटली 4 to 6 लीटर्स ऑफ ब्लड। तो आपको 4 to 6 लीटर समझ में आने के लिए आप लोग क्या करो, ये एक अलग टॉपिक है, ये पढ़ने के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। तो कम से कम 1 लीटर की एक बॉटल है, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर। ये 5 लीटर की बॉटल भर के कंटेनर में पकड़ो, कंटेनर में डाल के देखो, तो आपको समझ में आएगा 6 लीटर माने कितना ब्लड है। तो ये जो 6 लीटर की जो बॉटल अपने बॉडी में है, वो इतना एवरेज ब्लड हमारी बॉडी में है। वो ब्लड कैसा है, कैसा ये पानी है? जैसे हम वाटर को देख सकते हैं, लेकिन अंदर जो ब्लड है उसे किसने कैसे देखा? जिसने देखा है उसने जो इंफॉर्मेशन दी है वो इंफॉर्मेशन एज इट इज मैं फॉरवर्ड कर रही हूँ। तो डॉक्टर जो कहते हैं, जो बायोलॉजिस्ट है, जो हीमेटोलॉजिस्ट है, जिन्होंने उसके कैरेक्टर्स दिए, वो कैरेक्टर अपने बुक में दिए हैं। तो ब्लड रेड इन कलर है, वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड इज नॉट सिंपल कंपोनेंट, ये कनेक्टिव टिश्यू है। तो कनेक्टिव टिश्यू का मीनिंग क्या होता है? बाइंडिंग करने वाली। जैसे ये एक बोन है और ये एक बोन है, ये दो बोन बाइंड अप किए हैं, तो बाइंडिंग टिश्यू से हुए। पूरा बॉडी ही बाइंड है। अभी देखो अपने हाथ बराबर ऊपर है, शोल्डर जहाँ पे है वहां पे अपने हाथ है। ऐसा किसी के नी के यहाँ पे हाथ है क्या? नहीं है। नी के यहाँ से हाथ आएंगे तो फिर बीच में गैप रह जाएगा ना। तो पूरी बॉडी को बाइंड करने वाली एक सिस्टम है, उसको कहते हैं स्केलेटल। स्केलेटल मतलब बोन, बोनी टिश्यू। तो ये वैसे ही फ्लूइड कैरी करने वाली टिश्यू, दैट टिश्यू इज कॉल्ड एज ए कनेक्टिव टिश्यू। तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में दो एग्जांपल आते हैं, एक आता है ब्लड और दूसरा आता है लिम्फ। तो आपको 11th स्टैंडर्ड में कनेक्टिव टिश्यू दो पढ़ाया गया है, तो भी मैंने थोड़ा डीपली एक्सप्लेन किया, या पता है आपको कनेक्टिव टिश्यू? फिर ये कैसे बनती है? जब हम बनते हैं तो हम जाइगोट से बनते हैं। हमारा फॉर्मेशन किससे होता है? जाइगोट से। तो जाइगोट कन्वर्ट इनटू कहाँ होता है? जाइगोट इज कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रियो। उसका फॉर्मेशन किसमें होता है? एम्ब्रियो में। मतलब एक सिंगल सेल रहेगी, डिवाइड इनटू 2, 2 डिवाइड इनटू 4, 4 डिवाइड इनटू 8, थोड़ा फास्ट पढ़ाती हूँ हाँ। और 8 डिवाइडेड इनटू 16 उसका मास बनता है, और उस मास के 3 जर्म लेयर बनते हैं। वन इज कॉल्ड एज ए एक्टो, अदर वन इज कॉल्ड एज ए मेसो, एंड थर्ड वन इज कॉल्ड एज एंडो। तो ये जो जर्म लेयर आते हैं उसमें से एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से मिडल जो लेयर है उससे ब्लड बनता है। वो ब्लड कैसा है? अल्कलाइन इन पीएच है। तो अल्कलाइन मतलब आप सभी को मालूम है 7 के अबव है, तो 7.4 कहा है, स्लाइटली अल्कलाइन है ना इसलिए। फिर सॉल्टी उसका टेस्ट है, सॉल्टी इन द। वैसे उसका ब्लड का टेस्ट हमने खुद ने, आपने भी लिया होगा कभी, कभी कुछ इंजुरी होती है तो हम लोग हाँ ऐसे फिंगर मुंह में डालते हैं या जहाँ पे भी लगेगा, तो वो ब्लड का टेस्ट हमारे टंग को आ जाता है। तो उस तरह से somehow little bit salty in nature। एंड विस्कस फ्लूइड है, गाढ़ा फ्लूइड है। जैसे क्या बोलेंगे विस्कस फ्लूइड को? स्लरी कैसे रहती है? स्लरी या तो डांबर रास्ते पे डाला जाता है ना, उसको विस्कस कहते हैं। मतलब पूरा स्टिकी, पूरा ये भी नहीं रहेगा, लिक्विड भी नहीं रहेगा, सॉलिड भी नहीं रहेगा, ऐसा गाढ़ा, इसलिए स्लरी कहेंगे। खीर कैसे बनती है? उस तरह से, पर पतला खीर हाँ। तो विस्कस फ्लूइड है एंड हेवियर देन वाटर। तो इसका मतलब अगर ब्लड पानी में गिर जाए तो पानी से नीचे उतरेगा, तो नीचे चला जाएगा। तो हेवियर देन, कभी कभी देखो सुसाइड कंडीशन में कहा जाता है ना कि कोई फिंगर कट करेगा या तो कोई नर्व कट करेगा, तो पानी में डिप करेगा तो वो कंटिन्यूस फ्लो होता जाएगा और वो ब्लड नीचे चला जाएगा, तो ब्लड लॉस की वजह से पर्सन की डेथ होती है। हेलो, मेरा आवाज आ रहा है ना आप सबको? हाँ, तो देखो यहाँ पे ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। तो ब्लड सेल्स कौन कौन सी है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड ब्लड प्लेटलेट्स। एम आई ऑडिबल? मुझे क्यों ऐसे लग रहा है? हाँ, तो Yes, देखो ma'am, यहाँ you पे are कौन audible. से कंपोनेंट्स हैं। ओके, थैंक यू। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड ब्लड प्लेटलेट्स। तो ये ब्लड सेल 44% में है, और फिर उसके बाद प्लाज्मा जो है वो 55% में है। तो ब्लड कंपोनेंट्स आर सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। तो कैसे किया जाएगा? जैसे हम हॉस्पिटल में जाते हैं या किसी लैब टेक्नीशियन के पास जाते हैं,
मतलब जो डीएमएलटी टेक्नीशियन रहता है, जिसको ब्लड कलेक्शन के लिए बोलते हैं ना, आपका टाइफाइड का टेस्ट करो या आपका ये अभी कोविड का टेस्ट तो वैसा नहीं किया जाता, ब्लड कलेक्ट करके नहीं किया जाता, म्यूकस कलेक्ट करके किया जाता है। तो ये जो है सपोज टाइफाइड का टेस्ट है, तो वो अपने वो वेन जो रहेगी उसमें से ब्लड निकालेंगे। तो ब्लड निकालने के बाद तो ब्लड तो विस्कस है ना, जेली है पूरा ऐसा स्टिकी इन नेचर है। तो वो जो ब्लड है वो मशीन में डाले जाएगा, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन, और उसे रोटेट करवाएँगे 1000 मिनट पर रेट। जो एक एक राउंड है ना 1000, जो 1 मिनट में 1000 राउंड होंगे, और ऐसा इतना फास्ट रोटेट हो जाएगा कि उसकी वजह से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी जो प्लेटलेट्स है वो नीचे रह जाएँगी और जो प्लाज़्मा है वो ऊपर आ जाएगा। इसका गुड एग्ज़ाम्पल हमने बोला था मिल्क। मिल्क को अगर दूध को अगर क्या बोलते हैं उसमें अगर हमने नींबू डाला, तो क्या होता है दूध फट जाता है। बराबर एग्ज़ाम्पल आपको याद है? तो फटने के बाद होता है जो दूध में पानी रहेगा ना ऊपर जो लिक्विड रहेगा वो नीचे आता है और जो नीचे रह जाता है उसका हम पनीर बनाते हैं। तो पनीर जिसका बनता है उसी तरह से ब्लड भी है। तो ब्लड की सारी सेल्स नीचे रह जाती है और ऊपर जो लिक्विड आता है उस लिक्विड को कहा जाता है प्लाज़्मा। तो वो प्लाज़्मा कैसा है? स्ट्रॉ कलर्ड कहा है। इट इज़ अ स्ट्रॉ कलर मतलब फेंट पेल येलो कलर ऐसा याद रखना। पूरा व्हाइट भी नहीं, तो कोई-कोई स्ट्रॉ कलर के कोई ब्लू कलर की स्ट्रॉ भी देखता है, कोई पिंक कलर की स्ट्रॉ भी देखता है, तो उसको माइंड में वही आता है स्ट्रॉ कलर। तो इतना याद रखना यहाँ पे पेल येलो कलर है। फिर उसके बाद स्लाइटली अल्कलाइन है, उसी की वजह से वो अल्कलाइन नेचर है ना, 7.4 उसकी पीएच है। फिर उसके बाद विस्कस फ्लूइड है। वो विस्कस क्यों है? क्योंकि उसे मूवमेंट करवानी है। तो ये विस्कस फ्लूइड है कंसिस्ट ऑफ, और उसमें क्या-क्या है, वो जो फ्लूइड है, जैसे हमारा वाटर है, वाटर इज़ मेड अप ऑफ H2O और जो मिनरल्स है, न्यूट्रिएंट्स है, वो है ना उस वाटर में। वैसे ही प्लाज़्मा है, प्लाज़्मा में प्रोटीन्स है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, वाटर है, हार्मोन जो भी हमारी बॉडी को ज़रूरत है, वो सब उसी में है, उस प्लाज़्मा में है। क्योंकि बिना प्रोटीन के हम ज़िंदा नहीं रहते। हम जो सॉल्ट खाते हैं, नमक खाते हैं, वो उसमें है ही। नमक माने सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, कैल्शियम आयन, ये सब उसमें है। फिर उसके अंदर वो प्लाज़्मा किससे बना है? वाटर से। फिर हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स आते हैं देखो, हम लड़की जैसे बनते हैं, लड़के जैसे बनते हैं। लड़कों को मुस्टैच आता है, लड़कों में कुछ डेवलपमेंट होती है, लड़कों का होर्सनेस ऑफ वॉइस होता है, लड़के रैश होते हैं, इरिटेटिंग मतलब एकदम इरिटेटिंग रहता है उनका नेचर, बहुत ही जल्दी एग्रेसिव इरिटेटिंग नहीं सॉरी एग्रेसिव, तो एग्रेसिव नेचर रहता है और लड़कियाँ कैसे रहती है? टॉलरेबल रहती है। तो ये नेचर कहाँ से आता है? ऐसा कोई उनमें ये डिफरेंस है, इनमें ये डिफरेंस है? आता है बेसिकली देखो, थोड़ा बहुत बॉडी का कैरेक्टर उसमें आ जाता है और दैट इज़ हार्मोन्स रहते हैं उसमें। फिर उसमें एंटीकोएगुलेंट रहते हैं क्योंकि ब्लड गाढ़ा हो जाएगा ना, कहीं पे भी हमें कुछ लगेगा तो वहाँ पे क्लॉट हो जाएगा। तो क्लॉट हो जाएगा तो आगे ब्लड नहीं जाएगा, हेमरेज होगा। तो इसलिए एंटीकोएगुलेंट भी प्लाज़्मा में रहते हैं। कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल ही हमारे विटामिन डी को सिंथेसाइज़ करने के लिए काम में आता है। तो बिना कोलेस्ट्रॉल का हमारी बॉडी काम ही नहीं करेगी। तो इसीलिए कोलेस्ट्रॉल चाहिए ही। तो कोलेस्ट्रॉल है, एंटीबॉडीज़ है, लेकिन हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल और लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल उसका एक प्रोपोर्शन रहता है। वो प्रोपोर्शन से ज़्यादा हुआ तो हमें बाकी के डिसीज़ेज़ चालू होते हैं, हार्ट डिसऑर्डर चालू होते हैं, बीपी चालू होता है। फिर उसके बाद एंटीबॉडीज़ जो अपनी डब्ल्यूबीसी रहती है, उससे जो इम्यून सिस्टम बनती है, वो एंटीबॉडीज़ भी उसी में है। एंटीबायोटिक्स बनना एक प्रकार का। फूड लाइक जो हम खाते हैं, जिससे ग्लूकोज़ बनता है डाइजेशन होने के बाद और सब गैसेज़ डिसॉल्व्ड गैसेज़ सच एज़ कार्बन डाइऑक्साइड भी ले लो, ऑक्सीजन हो रिस्पिरेशन के लिए। तो ये सारे कंपोनेंट्स प्लाज़्मा में रहते हैं। तो ये इनडायरेक्टली 2 मार्क का क्वेश्चन बन गया। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज़्मा? एकदम ईज़ी क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन मुझे लगता है इस साल आपका पेपर बहुत ईज़ी रहेगा क्योंकि आप सब एग्ज़ाम में इस तरह से फेस कर रहे हो ना। तो कम भी पढ़ाई किया लेकिन एक्यूरेट पढ़ाई किया तो मार्क्स अच्छे मिलेंगे। फिर ब्लड सेल्स किसके बारे में? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स। ये लिया था टॉपिक नहीं लिया था ना? सबको याद है ना? तो मैं वही रिपीट कर रही होगी। फिर उसके बाद देखो आरबीसीज, आरबीसी को क्या कहा जाता है? आरबीसीज आर कॉल्ड एज ए इरिथ्रोसाइट। फिर उसके बाद डब्ल्यूबीसी है, दे आर कॉल्ड एज ए ल्यूकोसाइट। ये टॉपिक्स आपको इसमें भी मिलेंगे। इरिथ्रो मतलब रेड, साइट मतलब सेल, ल्यूको मतलब व्हाइट और साइट मतलब सेल, तो ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी का आएगा। फिर उसके बाद ये सर्कुलर है तो ये अमियोबॉइड है, मतलब नॉट प्रॉपर इन शेप। यहाँ पे मैंने स्टेपलर लगाया है।
ओके ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये सर्कुलर है और ये अमीबॉइड सेल है। फिर उसके बाद बाइकॉन्केव एंड ई न्यूक्लिएटेड, मतलब न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन आरबीसी। तो सेल्स जैसे ही हम बोलेंगे ना सेल, तो आपको डायग्राम ध्यान में आना चाहिए सामने ऐसा, ये सर्कुलर, फिर ये इरेगुलर। इरिथ्रोसाइट मतलब ध्यान विजुअलाइज करने का, ये रेड कलर में रहेगी, ये कलरलेस रहेगी। ये बाइकॉन्केव एंड ई न्यूक्लिएटेड कहा है। तो बाइकॉन्केव का मीनिंग ऐसा उसका टू कॉन्केव शेप नेचर आएगा। तो बाइकॉन्केव इन नेचर और इसमें न्यूक्लियस नहीं है, लेकिन इसमें क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस। इस तरह से डिफरेंस करो, रेड कलर है, ये व्हाइट कलर है। इसका रेड कलर क्यों आया, हीमोग्लोबिन होने की वजह से, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट। ये व्हाइट कलर है मतलब इसमें हीमोग्लोबिन एब्सेंट रहेगा। फिर उसके बाद इसका नंबर कितना है, क्यों हमारा खून पूरा लाल कलर का दिखता है, क्योंकि वो जो प्लाज्मा रहेगा वो 1 मिलीमीटर, सपोज ये पेंसिल एक डॉट मतलब 1 मिलीमीटर है, तो इस मिलीमीटर जो स्क्वायर फुट एरिया बोलेंगे, 1 मिलीमीटर एरिया जो है ऐसा 1 मिलीमीटर एरिया, इस 1 मिलीमीटर एरिया में 5.1 टू 5.8 मिलियन आरबीसी है। तो इस डॉट में सपोज ये डॉट इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर एरिया है, 1 मिलीमीटर क्यूब एरिया है। तो इस डॉट में कितनी आरबीसी है, 5.1 टू 5.8 इन मेल, और फीमेल में कितनी है 4.3 टू 5.2, और वो ही यहाँ पे कितनी है 1000 में, तो यहाँ पे मिलियन में है, आरबीसी आर मोस्टली इन मिलियन और डब्ल्यूबीसी आर मोस्टली इन थाउजेंड्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि मैडम यहाँ पे फीमेल में क्यों कम है, तो फीमेल में एक्चुअली एट द एज ऑफ 13 बोलेंगे या तो 14 बोलेंगे, कभी कभी 10 भी होता है। तो फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू होता है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लड लॉस होता है, तो ब्लड लॉस की वजह से भी उनकी बॉडी में आरबीसी का रेट काउंट कम आता है। आरबीसी का लाइफ स्पैन है 120 डेज और डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पैन है 1 to 2 डेज। ये प्रोसेस जब आरबीसी अपने बोन मैरो में फॉर्म होती है, मतलब ब्लड में, ब्लड कैसे बनता है तो वहां से स्टार्ट होता है। तो बोन मैरो में जो आरबीसी फॉर्म होती है उसे कहते हैं इरिथ्रोपोएसिस। पोएसिस मीन्स फॉर्मेशन एंड इरिथ्रो मीन्स इरिथ्रोसाइट जो आरबीसी है वो, और यहाँ पे ल्यूकोपोएसिस, ल्यूकोसाइट है ना, तो पोएसिस का मीनिंग यहाँ पे फॉर्मेशन आया। तो फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड एज एरिथ्रोपोएसिस। ये आएगा एमसीक्यू के लिए, प्लीज सब लोग याद रखना। आज कौन है, आज मंडे ट्यूसडे जो भी है, आज संभव आप ही क्वेश्चन पेपर इस पे बनाओ, हाँ एमसीक्यू टाइप 15 एमसीक्यू बनाओ, एमसीक्यू ऑफ प्लाज्मा, आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी, और 1 और 2 मार्क के बनाएंगे तो भी चलेगा। तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इरिथ्रोपोएसिस मतलब आरबीसी is called as a erythropoiesis and WBC is called as a leukopoiesis and form in the liver and spleen। ये कहाँ होती है, जैसे अपनी किडनी से नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल निकलता है, तो वैसे ये कहाँ पे फॉर्म होती है, तो these are form in liver and spleen and in fetus red bone marrow in adult। तो जो छोटा बच्चा रहेगा एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, मदर के वूम्ब में है, तो मदर के जो वूम्ब में है, वो मदर के वूम्ब में कहाँ पे फॉर्म होता है, दैट इज फॉर्म इन द फीटस एंड इन रेड बोन मैरो इन द एडल्ट। तो एडल्ट में रेड बोन मैरो से बनता है एंड इट इज फॉर्म फ्रॉम द बोन मैरो, तो डब्ल्यूबीसी बोन मैरो से बनते हैं। ओल्ड एंड वॉर्न आउट आरबीसीज आर डिस्ट्रॉयड इन द लीवर एंड द स्प्लीन। तो ये जो भी आरबीसी की डेथ हो गई 120 डेज में, मैडम वो डब्ल्यूबीसी आरबीसी जो है वो मर जा रही है, डब्ल्यूबीसी तो 2 दिन में जा रही है, तो इतना सारा कचरा कहाँ जाता है, बॉडी का डिकम्पोजिशन होके कहाँ जाता है, तो दैट इज डिस्ट्रॉयड इन द लीवर एंड स्प्लीन। फिर वो डिस्ट्रॉयड होने के बाद इनडायरेक्टली अपने स्टूल वाया उसका डिकम्पोजिशन जो वेस्ट है वो बाहर निकल जाता है, लेकिन उसे मारना, उसे निकालना, साफ सफाई करना, जैसे हम घर का साफ सफाई करते हैं वैसे ही अपने घर के, अपने बॉडी एक घर है और इस बॉडी में जो मरे हुए सेल्स है उसकी साफ सफाई करने का काम सफाई करने वाला ऑर्गन है जिसका नाम है लीवर एंड स्प्लीन। अगर वो अच्छे से साफ सफाई नहीं करता तो फिर हमें प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए देखो बहुत सारा अल्कोहल लेने वाले पर्सन को लीवर लीवर साइरोसिस बोलते हैं या तो लीवर कैंसर बोलते हैं, तो फिर वो उसकी डेथ ही हो जाती है क्योंकि उसका साफ सफाई करने वाला काम एरिया चालू नहीं रहता, तो सारे ऑर्गन्स डम पड़ते, खराब हो जाते हैं। एंड डब्ल्यूबीसी आर ऑल्सो डिस्ट्रॉयड इन लीवर एंड द स्प्लीन। तो हमें इतना याद रखना चाहिए कि हमारी बॉडी का डिसऑर्डर ना हो, इस तरह से हमें बॉडी को संभालना चाहिए। इंक्रीज इन, कभी कभी बाई चांस हमारा एबनॉर्मल फॉर्मेशन होता है, तो अगर ज्यादा हो गई, कुछ डिसऑर्डर आ गया, तो उसका डिसऑर्डर के डिसीज को नाम दिया जाता है पॉलीसाइथेमिया। अगर आरबीसी ज्यादा बढ़ गई तो पॉलीसाइथेमिया है, और टेम्पररी इन शॉर्ट पीरियड के लिए अगर डब्ल्यूबीसी बढ़ती है तो दैट इज कॉल्ड एज अ ल्यूकोसाइटोसिस। एक्चुअली
बहुत सारे डब्ल्यूबीसी बढ़ना, ये जो है वो डिसऑर्डर इन कैंसर में चला जाता है, या तो इंक्रीज होना और डिक्रीज होना। तो डिक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड एज, ये सब 1 मार्क के लिए क्वेश्चन बनेंगे। शांभवी, रिथ्रोसाइटोपेनिया। तो ये क्वेश्चन देखो, ये वर्ड आपके लिए डिफरेंट है, पॉलीसाइथेमिया, इंक्रीज इन नंबर। डिक्रीज इन नंबर क्या आया, रिथ्रोसाइटोपेनिया, ये दूसरा। फिर उसके बाद डिक्रीज इन द इंक्रीज इन डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइटोसिस। और पांचवा आया ल्यूकोपेनिया, सॉरी फोर्थ वन, ल्यूकोपेनिया, दैट इज डिक्रीज इन द डब्ल्यूबीसी। ये तो कैंसर का ही नाम है ना। और पांचवा यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी इज कॉल्ड एज ए ल्यूकोपोएसिस, एंड फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड एज ए इरिथ्रोपोएसिस। तो ये न्यू वर्ड है आपके लिए, सबके लिए टेक्निकल वर्ड। इरिथ्रोपोएसिस, ल्यूकोपोएसिस, पॉलीसाइथेमिया, ल्यूकोसाइटोसिस, इरिथ्रोसाइटोपेनिया एंड ल्यूकोपेनिया। फिर उसके बाद क्या करती है आरबीसी, क्यों है वो ब्लड में, तो इट हैव फंक्शन फॉर मूवमेंट ऑफ द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड, दैट इज फ्लो और मूवमेंट और ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। और डब्ल्यूबीसी क्या काम करती है, द मूवमेंट इज डायपेडेसिस, हाँ ये एक सातवां भी आएगा डायपेडेसिस, ये भी एमसीक्यू के लिए आता है। स्क्वीजिंग थ्रू द कैपिलरीज, ये डब्ल्यूबीसी इरेगुलर इन शेप है ना, तो जब वो कैपिलरीज में जाती है तो अपने आप को बराबर स्क्वीज करती है। स्क्वीज करना मतलब मालूम है ना, कोई कपड़ा रहेगा तो उस कपड़े को हम कैसे करते हैं, स्क्वीज। सपोज ये मेरे पास डायग्राम है ना, तो ये पेपर है, इस पेपर को इस तरह से रोल है, इसको स्क्वीज करना मतलब इस तरह से ट्विस्ट करना। तो ट्विस्ट होके क्या करती है डब्ल्यूबीसी, अपना काम करती है, वो स्क्वीज आउट होके निकलती है बाहर। तो दैट इज कॉल्ड एज अ डायपेडेसिस। तो ये 7th वन सेंटेंस का क्वेश्चन आया। फिर और एक वन सेंटेंस का क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आरबीसी, दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, एंड व्हाट इज फंक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी, डिफेंस मैकेनिज्म। सारी जो एंटी बैक्टीरिया आएंगे, फंगस आएंगे, जो दैट इज कॉल्ड एज एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी, दैट इज टू किल द पैथोजन। फिर उसके बाद डिफेंस मैकेनिज्म दिखाएगी और प्रोटेक्शन, ऑटोमेटिकली डिफेंस करना मतलब प्रोटेक्शन करना। डब्ल्यूबीसी आरबीसी के कोई टाइप नहीं है, तो और एक डिफरेंस बनेगा, देयर इज नॉट एट ऑल एनी टाइप ऑफ आरबीसी। और डब्ल्यूबीसी का टाइप है ग्रैनुलोसाइट एंड अग्रैनुलोसाइट। ग्रैनुलोसाइट का मीनिंग क्या रहता है, ग्रैन्यूल्स रहते हैं, मतलब अभी हमने डब्ल्यूबीसी का डायग्राम यहाँ ऐसा देखा था, ये डब्ल्यूबीसी है, उसके अंदर न्यूक्लियस है, लेकिन उस साइटोप्लाज्म में और एक कुछ केमिकल है जो केमिकल कलर दिखाता है, और ये उसके ग्रैन्यूल्स है, टुकड़े 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 है उसे, तो उसलिए उसे नाम दिया ग्रैनुलोसाइट। और वो किसी डाई को, एसिड को, बेस को कलर दिखाता है। तो अगर एसिड को कलर दिखाता है, स्टेनिंग दिखाता है, एक्टिव होता है उसकी वजह से, तो दे आर कॉल्ड एज एसिडोफिल्स, मतलब एसिड लविंग है। इओसिनोफिल्स मतलब क्या कहेंगे, एसिडोफिल्स, ये उनका नाम ही इओसिनोफिल, स्टेन को वो एक्टिवेट होते हैं, इसलिए नाम है इओसिनोफिल। और ये इओसिन एसिडिक है, इसलिए उसे नाम दिया एसिडोफिल। फिर बेसोफिल, साइनोफिल्स, बेसोफिल मतलब बेसिक डाई को स्टेन होता है, और किसी भी डाई को बिना स्टेन हुआ, दैट इज न्यूट्रोफिल, न्यूट्रल स्टेन। तो ये 3 टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी है। एंड अग्रैनुलोसाइट आर ऑफ 2 टाइप, लिम्फोसाइट मतलब जिसमें लिम्फ निकलेगा, साइट का मतलब सेल है, तो लिम्फोसाइट मतलब ये जो हमारे एड्स पेशेंट के लिए जो सेल कम पड़ती है, वो है एक्चुअली T4 सेल हम कहते हैं। और मोनोसाइट मतलब यहाँ पे एक सिंगल सेल है। सेल के बारे में हम एक्सप्लेनेशन लेंगे आज। फिर उसके ये प्लान ने कल परसों भी भेजा ग्रुप पे कि पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का चार्ट, ये मैंने आपको भी भेजा है, तो बीच में ही मेरे पास पेज आया होगा तो मैंने उसमें लिखा होगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक डब्ल्यूबीसी का टाइप। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये 2 मार्क के 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा ही। सबको समझ में आ रहा है ना, थोड़ा फास्ट ले रहे हैं, क्लियर हुआ। हमने डिफरेंस आज क्या क्या था, ब्लड के कंपोनेंट्स में ब्लड का प्लाज्मा, हाँ ओके थैंक यू दिव्या, प्लाज्मा के बारे में इंफॉर्मेशन, हाँ यस, ब्लड सेल्स के बारे में। और ब्लड सेल्स 3 टाइप के हैं, उसमें से पहली ब्लड सेल को क्या नाम दिया, आरबीसी। फिर दूसरी डब्ल्यूबीसी, और डब्ल्यूबीसी के 2 टाइप का है, पहले एक ग्रैनुलोसाइट और दूसरी अग्रैनुलोसाइट। ग्रैनुलोसाइट का मीनिंग क्या रहता है, ग्रैन्यूल से। आप बीच में चैट भी कर सकते, कुछ डाउट आया ना, हाँ मैडम ये हमें समझ में नहीं आ रहा, आपको बोलने का चांस नहीं दे पाती, इसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। अभी ना
लास्ट के 5 मिनट्स रहेंगे तो मुझे बता देना। हाँ, granulocyte, WBC with granular cytoplasm, that is polymorph, nuclear leukocytes। तो यहाँ पे क्या है, ग्रैन्यूलोसाइट जो है उसमें क्या होता है, ग्रैन्यूल्स रहते हैं और उसके अंदर न्यूक्लियस है, वो सेल के अंदर न्यूक्लियस है और ये लोब्यूलेटेड न्यूक्लिया है, तो उसको लोब्यूल रहेंगे, 1 लोब्यूल, 2 लोब्यूल, ऐसा कुछ न्यूक्लिया रहेगा। एंड 72% ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसी, तो हमारे पास जितने भी डब्ल्यूबीसी है उसको हमने दो में डिवाइड किया है ना, एक ग्रैनुलोसाइट और अग्रैनुलोसाइट। तो ग्रैनुलोसाइट में एक का नाम है एसिडोफिल, फिर बेसोफिल। तो जो भी ग्रैनुलोसाइट है वो पूरे डब्ल्यूबीसी में से 72% है, तो अग्रैनुलोसाइट है नेचुरल है वो 28% आएगी, जो बाकी दूसरी बची होगी। तो ग्रैनुलोसाइट आर सिक्रेटरी वेसिकल, वो एक वेसिकल है, वो एक सेल है, वो सिक्रीट करेगा। इट कंटेन वेरियस सिक्रेशन। तो क्या सिक्रेट करता है, जैसे अभी देखो, अगर एक एग्जांपल लेते हैं, फाइटिंग चल रहा है, मतलब नेशनल वॉर चल रहा है, तो अगर नेशनल वॉर चल रहा है तो कोई न्यूक्लियर बॉम्ब यूज कर रहा है सपोज, तो उसको फाइट करने के लिए हम कौन से इंस्ट्रूमेंट को यूज करेंगे, न्यूक्लियर बम को ही यूज करेंगे, या तो उससे पावरफुल रहेगा उसे यूज करेंगे। उसके पास हम लोग लाठी लेके जाएंगे क्या, अभी मैं तुझे मारता हूँ करके, वो 1 मिनट में हमको मार देगा। समझ में आया? तो अपनी डब्ल्यूबीसी भी वैसे ही एकदम शार्प माइंडेड रहती है। वो डब्ल्यूबीसी पहले देखती है ये कौन है, ये कोल्ड एंड कफ, कॉमन कोल्ड एंड कफ वाला है क्या, चलो इसको इससे पिस्तौल से मारेंगे। फिर दूसरी कौन सी है, सपोज ये तो कुछ भी नहीं है, अरे इसमें तो कुछ भी दम नहीं है, तो डब्ल्यूबीसी उसे ऐसे ही छोड़ देती है, अपने लोगों में जाके वो डर के मारे बैक्टीरिया की डेथ होती है। तो वैसे यहाँ पे होता है कि डब्ल्यूबीसी देखती है किसे कैसे मारने का, उस हिसाब से डब्ल्यूबीसी एंजाइम्स को सिक्रेट करती है। तो वेरियस सिक्रीशन एंड एंजाइम फॉर्मेशन इज द मेन वर्क ऑफ डब्ल्यूबीसी टू किल दैट बैक्टीरिया, टू किल दैट पैथोजन, मतलब उस पैथोजन को मारना, वो ही काम है मेन डब्ल्यूबीसी का। अगर वो पैथोजन को नहीं मारेगी तो हम तो रोगों का वैसे भी घर है। समझ में आया क्या? हम पूरे सारे पैथोजन को लेके ही घूमते जाते रहते हैं। हमारी बॉडी से कहीं पे भी रियली बताया जाए ना तो खुशबू आने वाला कोई भी बॉडी का पार्ट नहीं है। आपको इसके लिए गुड एग्जांपल देखो, सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग जब आप उठेंगे ना, तो आप ब्रश किए बिना किसी से बात नहीं कर पाओगे। आपको सब बोलेंगे पहले ब्रश कर ले, पहले मुंह धो ले, मुंह गंदा लग रहा है तेरा ऐसे, कान से देखो, आंखों से देखो, नोजल से देखो, म्यूकस, तो जहाँ पे भी ओपनिंग्स है वहां से एक्सक्रीटरी वेस्ट ही निकलता है। तो ये इंडिकेट क्या करता है कि आवर बॉडी इज नॉट अ प्लीजरेबल, प्लीजरेबल क्या बोलेंगे, प्लीजरेबल सिक्रीशन, ये अनप्लीजरेबल सिक्रीशन ही है। तो डिपेंडिंग कैसे आता है वो, ये किल करके, ये बैक्टीरिया को, पैथोजन को किल करके वो बॉडी में सब वेस्ट बनता है। तो डिपेंडिंग ऑन स्टेनिंग प्रॉपर्टी, ग्रैनुलोसाइट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। सो कौन से 3 टाइप्स है, उसमें पहला है न्यूट्रोफिल, सेकंड है बेसोफिल एंड थर्ड है एसिडोफिल। तो न्यूट्रोफिल मतलब न्यूट्रल डाई, बेसोफिल मतलब बेसिक डाई और एसिडोफिल मतलब एसिडिक डाई, ये हमने तीनों बोले थे। अब ये तीनों का इन शॉर्ट एक्सप्लेनेशन, तो न्यूट्रोफिल मतलब वेरी फाइन लार्ज इन नंबर स्टेन विथ न्यूट्रल स्टेन। तो ये जो डब्ल्यूबीसी रहेगी वेरी फाइन है, साइज में बहुत बड़ी है, लार्ज है, स्टेन किससे हो रही है, न्यूट्रल से। शेप कैसा है उसका, स्पेरिकल, उसका न्यूक्लियस है सेवरल लोब्ड, 1 2 3 4 5, मेनी लोब्ड दिखाया, स्पेरिकल न्यूक्लियस सेवरल लोब, एबल टू परफॉर्म अमियोबॉइड मूवमेंट। अब ये जो स्पेरिकल है ये अपने को जैसे चाहिए वैसे जहां चाहिए वहां जाएगी, मूव करेगी, दैट इज अमियोबॉइड मूवमेंट। टू परफॉर्म, टू किल फाइगोसाइटोसिस, फाइगो मतलब पैथोजन एंड साइटोसिस मतलब किलिंग, टू किल द पैथोजन इट शो फाइगोसाइटोसिस and it is responsible for destroying the pathogen by process of phagocytosis। तो न्यूट्रोफिल का काम है टू किल पैथोजन, किसे किल करना, पैथोजन को किल करना, ये न्यूट्रोफिल का काम है। फिर उसके बाद बेसोफिल, बेसोफिल वेरी फाइन, वो उसके जैसे लार्ज इन साइज एंड स्टेन विद बेसिक डाई। ऊपर वाली न्यूट्रल डाई से स्टेन हुई, ये हुई बेसिक डाई से, लाइक अ मिथिलिन ब्लू, बेसिक डाई का एग्जांपल दिया है उन्होंने मिथिलिन ब्लू। दिस बेसोफिल्स आर नॉन फैगोसाइटिक, वो नॉन फैगोसाइटिक है, वो ये किलर का काम करेगी। ये अगर ये नॉन फैगोसाइटिक है तो ये क्या काम करती है,
ये काम करती है सिक्रेशन ऑफ हिपैरिन का। देखो आगे आएगा, स्पेरिकल सेल्स एंड अबाउट 0.5 to 1% ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसी। तो ये जो न्यूट्रोफिल है वो 72% था ना अपना टोटल, तो 72 में से 70 तो न्यूट्रोफिल ही चला गया, अब बचा 2%। अब 2% में से 0.1 मतलब अप्रोक्सीमेटली 1% आ गया बेसोफिल। अब कितना बचा? 1%। तो नीचे वाला यूसिनोफिल जो है वो 1% आएगा। तो इस तरह से न्यूक्लियस इज ट्विस्टेड, तो इसका न्यूक्लियस कैसा रहता है? ट्विस्ट, ऐसा ट्विस्टेड इन नेचर आएगा इस डब्ल्यूबीसी का, बेसोफिल वाले का। एंड एक्टिवेटेड ड्यूरिंग इन्फेक्टेड एंड एलर्जिक कंडीशन। तो अभी आप भी ऑब्जर्व करो कि कभी आपको ऐसा इन्फेक्टेड और एलर्जिक कंडीशन आता है, अगर आपको छींक आ रही है ना तो समझना वो एलर्जिक या इन्फेक्टेड कंडीशन है। आपकी बॉडी पे रैश आ रहा है तो एलर्जिक या इन्फेक्टेड कंडीशन है। आपको बुखार आ रहा है तो इन्फेक्टेड कंडीशन है। तो कैसे मालूम पड़ता है बॉडी में इन्फेक्शन हुआ है? तो वो डब्ल्यूबीसी एकदम एक्टिवेट होकर सिक्रेट करती है हिपैरिन एंड हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन, और इससे आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाती है और बॉडी को वार्निंग सिग्नल देती है, अवेयर रहो। जैसे कोई कोई शत्रु आ जाएगा ना अपनी बाउंड्री पे, तो हमारे सारी आर्मी को इंफॉर्मेशन दिया जाता है, जैसे बी अवेयर, एकदम अलर्ट हो जाओ। वैसे जल्दी 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 ये जो 1% की डब्ल्यूबीसी वो अवेयर हो जाती है और अपना अपना केमिकल शार्पली सिक्रेट करती है। तो जहां जहां वो रहेगा बैक्टीरिया अनवांटेड, वो क्या करेंगे? किल करने के काम करेंगे। लेकिन टिल दैट ये डब्ल्यूबीसी अवेयर होने की वजह से अपने बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है। तो माइल्ड बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होना मतलब हमारी इम्यूनिटी भी पावरफुल होना, इतना याद रखना। फिर उसके बाद यूसिनोफिल और एसिडोफिल, दीज आर लाइसोसोमल ग्रैन्यूल्स। लाइसोसोम जो सेल में एक ऑर्गेनेल है, जैसे गोल्गी बॉडी होते हैं, ऑक्सीसोम होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वैसे ही सेल के अंदर लाइसोसोम एक ऑर्गेनेल है। These are stained by red color with acidic stain. Eosin या तो एसिडिक कहेंगे, एसिड मतलब यहाँ पे एसिडिक स्टेन का नाम है इओसिन, इसलिए उसे नाम दिया है इओसिनोफिल। फिर ये नंबर में कितने? मिनिमम 1 मैक्सिमम 3, क्योंकि वो ऊपर नीचे हो जाएगा ना, थोड़ा अप एंड डाउन एवरेज में हो सकता है। न्यूक्लियस इज बाइलोब्ड, इसका न्यूक्लियस 2 लोब दिखाता है, जैसे वहां पे हमने ट्विस्टेड किया था ना, यहाँ पे ट्विस्टेड नहीं करेंगे, बस ओनली 2 लोब दिखाएंगे। तो पहला देखो न्यूट्रोफिल मल्टीलोब था, बेसोफिल ट्विस्टेड आया और यूसिनोफिल मल्टीलोब्ड आया, सॉरी बाइलोब्ड आया। मैं आपको क्वेश्चन पूछने वाली हूँ मैं अभी। और दिस डिस्ट्रॉय द एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बाय फैगोसाइटोसिस। तो ये जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स हुआ, अब यहाँ पे बैक्टीरिया की और डब्ल्यूबीसी की लड़ाई हो गई। तो लड़ाई हो जाने के बाद क्या होता है? कोई ना कोई तो मरता है ना, उन दोनों का जो रिएक्शन हो रहा है उनको निकलना चाहिए ना, तो वो दैट प्रॉपर्टी इज डन बाय यूसिनोफिल। सो दैट इज कॉल्ड एज अ डिटॉक्सिफिकेशन, सारा कचरा हटा दो, दैट इज कचरा हटाओ मुहिम। एंटी हिस्टामाइन प्रॉपर्टी एंड डिटॉक्सिफिकेशन बाय प्रोडक्शन ऑफ एंटीटॉक्सिन, तो ये काम है यूसिनोफिल का। तो इस तरह से अपना 4 मार्क का टॉपिक हो गया। शॉर्ट नोट ऑन ग्रैन्युलोसाइट, किसके ऊपर हो गया बताओ? ग्रैन्युलोसाइट। फिर उसके बाद आता है शॉर्ट नोट ऑन अग्रैन्युलोसाइट, अभी टाइम है ना अपने को। फिर उसके बाद अग्रैन्युलोसाइट कितने हैं? 28% ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसी, जो टोटल डब्ल्यूबीसी है उससे 28%। ऊपर वाले कितने थे? अप्रोक्सीमेटली 72 किया था ना हमने, तो जो बाकी के आए वो 28% ये अग्रैन्युलोसाइट है। अब ग्रैन्युलोसाइट्स आर नेगेटिव इन साइटोप्लाज्म, मतलब वो है ही नहीं, प्रेजेंट ही नहीं है, तो इसलिए वो कलर नहीं दिखाती। एंड दे आर फॉर्म बाय द माइटोसिस लिम्फोइड स्टेम सेल। तो लिम्फेटिक टिश्यू जो है उससे ये बनती है, अग्रैन्युलोसाइट सेल है। एंड न्यूक्लियर लार्ज बट नॉट लोब्यूलेटेड, इसमें डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस है ही लेकिन लोब्यूलेटेड नहीं है। अभी सपोज ये न्यूक्लियस है तो ये सेल में पूरा एरिया न्यूक्लियस से ही भर गया, तो न्यूक्लियर बड़ा रहेगा लेकिन उसको लोब्यूल नहीं रहेगा। इन शॉर्ट डिफरेंस बिटवीन मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट लेते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट? दो है ना अग्रैन्युलोसाइट, उसका एक का नाम है लिम्फोसाइट और दूसरे का नाम है मोनोसाइट। ये भी दूसरा 4 मार्क का क्वेश्चन हो रहा है। लिम्फोसाइट इज स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल डब्ल्यूबीसी, सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी लिम्फोसाइट है और सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी है मोनोसाइट है, लेकिन इसका न्यूक्लियस सबसे बड़ा है, समझो। तो ये है लार्ज स्पेरिकल न्यूक्लियस, तो ये सेल मैंने निकाला लेकिन इसका न्यूक्लियस बहुत बड़ा है, ये लार्जेस्ट है। एंड न्यूक्लियस इज लार्ज एंड बीन शेप,
हाँ लास्ट 5 मिनट्स ओके। न्यूक्लियस इसका लार्ज है और कौन सा शेप है, बीन शेप। 3 ही लाइन है, मैं पहले ये बता देती हूँ। और ये कितने परसेंट है, 25 to 30% ऑफ टोटल WBC। और जो बाकी बच गए अभी 28 में से बच गए ना, तो 3 to 5% ऑफ टोटल WBC। ये लिम्फोसाइट क्या काम करेंगे, इम्यूनिटी बनाने का, हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम को बढ़ाना। और ये क्या काम करते हैं मोनोसाइट, दे आर फैगोसाइटिक एंड डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया। मतलब जो न्यूट्रोफिल काम करते हैं ना, वही काम ये करते हैं। न्यूट्रोफिल का काम वही है ना, टू किल द बैक्टीरिया, फैगोसाइटिक। फिर उसके बाद लिम्फोसाइट्स आर 2 टाइप, बी एंड टी टाइप। और यहाँ पे मोनोसाइट्स आर एक्टिवली मोटाइल टू फॉर्म द मैक्रोफेजेस, मतलब एनगल्फ द बैक्टीरिया। ये ना कचरा खाने का काम करते हैं, उसको डाइजेस्ट करने का, ये काम मोनोसाइट का। इसलिए मोनोसाइट्स आर कॉल्ड एज अ स्कैवेंजर। उनको कहा जाता है स्कैवेंजर। जैसे वल्चर कैसे रहते हैं, क्रो, ईगल, वो सब मरा हुआ डेड मास जो रहेगा, फ्लेश रहेगा, उससे खाने का काम करते हैं। ये काम कौन करता है, मोनोसाइट। इस तरह से अपना ये बहुत ही बड़ा टॉपिक हो गया, किसके बारे में हुआ, WBC। तो चलो थोड़ा क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे ही हम लोग, तो थोड़ा इंटरेस्ट भी आ जाएगा। सबको चैट करना है। हाँ मुझे बताओ, व्हाट इज द pH ऑफ ब्लड। फास्ट, ब्लड का pH क्या आया था, हाँ 7.4। वेरी गुड कृषिका। हाँ दीक्षा, शाबाश, गायत्री, दिव्या, सो नाइस। हाँ ब्लड इज मेड अप ऑफ मेन 2 कंपोनेंट। व्हाट आर 2 कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, ऑल ऑफ यू हैव टू चैट, या तो बोलो। चैट करेंगे तो सबको चांस मिलता है, मुझे भी समझ में आता है। व्हाट आर द मेन 2 कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। 2 चाहिए हमें कृषिका, एक आया आपसे। प्लाज्मा, हाँ प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स, गायत्री गुड, शाबाश दीक्षा। आरबीसी की जगह ब्लड सेल्स आ जाएगा, हाँ ब्लड सेल्स सेकंड, बराबर कृषिका। हाँ वेरी गुड शांभवी, धनश्री गुड। और ओके ठीक है। अब ब्लड सेल्स आर ऑफ 3 टाइप्स। व्हाट आर दैट 3 टाइप ऑफ ब्लड सेल्स। व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स इन ब्लड। कोशिश करो 2 मिनट के लिए, एक आध मिनट के लिए टेक्स्ट बुक भी देख के लिए। एक्चुअली आपको टाइपिंग में भी टाइम जाता होगा ना। हाँ आरबीसी डब्ल्यूबीसी, गायत्री, और एक रह गया, 3 है। हाँ प्लेटलेट्स, वेरी गुड दीक्षा, यस अभिनव। हाँ अब मुझे बताओ, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आरबीसी। बराबर है, गुड गुड दिव्या, शाबाश। फंक्शन ऑफ आरबीसी, यस धनश्री। आरबीसी का क्या फंक्शन है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, गुड। ओनली लिखोगे ना, इसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक का बात मत सोचो, बस लिखते जाओ, मुझे समझ में आ जाएगा। डोंट वरी अबाउट व्हाट यू आर राइटिंग, कोशिश करो बस। हाँ यस चलेगा, ऑक्सीजन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड भी आएगा, चलेगा। हम्म, बाकी लोग, हाँ यस दीक्षा, बराबर है। बहुत कॉन्सेंट्रेटली राइटिंग में टाइम जाता है ना, फिर आपको टाइम नहीं मिलता। अब मुझे बताओ, व्हाट आर टाइप ऑफ WBC।